नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू प्रिपेयर अ कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट रेडी चेकलिस्ट। जो चेकलिस्ट है आपकी, वो आप कैसे बिल्ड करेंगे जो कि कम्पिटिटिव रहेगी। बेस्ट चेकलिस्ट कैसे आप बनाते हैं, बायर की कंट्री की रेगुलेशन क्या जानना उसमें जरूरी है क्या, शिपिंग लोडिंग अनलोडिंग उसमें जानना जरूरी है क्या, बायर की हिस्ट्री जानना जरूरी है क्या, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसमें कंसिडर करना जरूरी है क्या, रिस्क जियोग्राफी हमें करना जरूरी है क्या। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेस्ट एक्सपोर्ट चेकलिस्ट। तो जो चेकलिस्ट है वो किस तरीके से हम बेस्ट बना सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम उसको एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग करनी होगी। एक एक्सेल सीट आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे हम भी बनाते हैं अपना, कि इस एक्टिविटी में मेरा कितना कॉस्ट आने वाला, इस एक्टिविटी में कितना कॉस्ट आने वाला। अगर मुझे यहाँ से रुड़की से बेसिकली दिल्ली आईसीडी पोर्ट तक लेके जाना, यानी जो तुगलकाबाद पोर्ट है वहाँ तक लेके जाना, तो मेरा कितना कॉस्ट आएगा। थोड़ा सा 10% आप उसमें एक्स्ट्रा ही लगा के रखिए, क्योंकि प्राइसिंग क्या थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे अभी ट्रक कंपनी आपको 50,000 रुपये बोला, फिर हो सकता है कि आप इसको 15 दिन बाद कर रहे हैं, 1 महीने बाद कर रहे हैं, तो उसने आपको 50 ना बोल के 55,000 बोला या 60,000 बोला। या फिर उस टाइम रेन आ रही है तो उसने बोला कि आज तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा, आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो ही मैं गाड़ी आपको दे दूंगा। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत सारे प्रैक्टिकल इंटरलिंक्स रहते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार ऐसा रहता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरलिंक रहता है। अगर एक प्रोसेस रुक गया या उसमें कुछ गलती होगी तो दूसरे प्रोसेस में उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक्टिविटी वाइज अपनी कॉस्टिंग करनी है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एफिशिएंट लॉजिस्टिक लेनी है, यानी आप ट्रक कंपनी जो ले रही जो एफिशिएंट है, जिनकी सर्विस अच्छी है, उनको ही आप जरूर उसमें चूज करिए। उसी के नंबर 4-5 जो आपने लॉजिस्टिक रखी है उसके 4-5 कंपनीज का वहां नाम रखिए। ऐसा उनके साथ में निगोशिएट कीजिए। देखिए ये सब निगोशिएबल रहता है, उनके साथ में आप निगोशिएट कीजिए कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी, ये कंपनी 5 टॉप 5 अच्छी कंपनीज के आप नाम वहां पे लिख के रखिए और उनके साथ में आप निगोशिएट कीजिए। जिसका प्राइस सबसे कम रहता है उसी को आप ऑर्डर दे दीजिए। L1 प्राइस, जिसको लोअर 1 L1 प्राइस बोलते हैं, उसको आप ऑर्डर दे दीजिए। नंबर 3 की बात करें, क्वालिटी सर्विस। किस कंपनीज की क्वालिटी सर्विस अच्छी है, लॉजिस्टिक कंपनीज की, उन्हीं को आप ऑर्डर दीजिए। डिलीवरी टाइम किसका अच्छा है, उनको आप ऑर्डर दीजिए। ऐसे आप इस तरीके से उनका मैपिंग करके रख सकता है कि भैया पैसे इसके सस्ते हैं लेकिन ये टाइम ज़्यादा लगाता है, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है। तो जिसकी टाइम, सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, डिलीवरी टाइम, प्राइसिंग, वो सब निगोशिएट, मतलब वो सब रेंज में रहता है, यानी आपको पुरवड़ता है, आपको ठीक लगता है, उसी को आप ऑर्डर फाइनली दीजिए। मार्केट का एनालिसिस कीजिए, इनको टर्म कौन सी आप यूज करने वाले हैं उसको आपको पहले ही फ्रीज करना रहेगा कि भैया मैं एफओबी में डील करता हूं या फिर मैं सीआईएफ में डील करता हूं, कौन सी इनको टर्म में आप डील करने वाले हैं वो आप पहले से फ्रीज करके रखिए, माइंड मेकअप करके रखिए। एफओबी की वैल्यूज तो आपको अपने प्रोडक्ट की सबको टिप्स पे रहनी चाहिए। सीआईएफ अलग अलग हो सकता है। अभी आप बोलेंगे सर सीआईएफ को मैं कैसे टिप्स पे रख सकता हूं। सीआईएफ को आप टिप्स पे नहीं रख सकते, मैं भी उस चीज को मानता हूं। 2-4 जगह जहां आप शिपमेंट करते हैं वहां की सीआईएफ को भी आप टिप्स पे रख सकते हैं। लेकिन कोई दूसरी कंट्री से अगर आपको ऑर्डर आता है और वहां पे बायर आपको पूछता है मुझे मेरे पोर्ट का आप सीआईएफ प्राइस दे दीजिए, तो वो आपको कैलकुलेट करके देना होगा। वहां का इंश्योरेंस कितना लगता है, मैरीन इंश्योरेंस, वहां का फ्रेट चार्जेस कितना है, वो आपको ऐड करना रहेगा। तो बेसिकली उसको आप बोल सकते हैं सर माई एफओबी प्राइस इज दिस वन, इतने रुपीज, मान लीजिए 100 रुपीज पर केजी। Well, will be coming to you with the CIF price later on, within 1 day, within 2 days, और कुछ टाइम ले सकते हैं कि हमें कुछ उसमें कैलकुलेट करना रहेगा। या एफओबी प्राइस आपने उसको बता दिया तो CIF प्राइस खुद से भी कैलकुलेट कर सकता है, देयर इज नो इशू एट ऑल। तो बेसिकली ये आपको रखना रहेगा। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करूं, बायर कंट्री रेगुलेशन। बायर के कंट्री के रेगुलेशन हमें जानना जरूरी है क्या। उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ट्रेनिंग रहता है बेसिकली ऑनलाइन, वो 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर शेड्यूल किया है इस मंथ का, और ऑफलाइन जो है वो 27, 28, 29 अक्टूबर शेड्यूल किया है। ऑफलाइन जो दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों जगह ये सिखाते हैं आप बायर को कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, बायर को कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं इफेक्टिवली, बायर को कैसे कन्विंस करते हैं, कोई बायर मुझसे खरीदेगा कैसे, कोई बायर मुझे रिपीट ऑर्डर कैसे देगा, ये सब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन
टेंशन आपको लगता है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ आपको सिखाई जाती है, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है। और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप में भी हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। तो फिर बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि कंट्री के रेगुलेशन की, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग को। तो कंट्री के अगर रेगुलेशन की मैं बात करूँ कि कंट्री, जिस कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ उस कंट्री के मुझे रेगुलेशन जानना जरूरी क्या, 100% जानना जरूरी है। और इसको आप अपनी एक्सेल सीट में लिख के रखिए कि कंट्री के रेगुलेशन, क्योंकि हम एक्सेल सीट बना रहे हैं जो कि एक चेकलिस्ट होती है। मुझे कोई अभी कहीं भी अगर देखिए हम सामान खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे मैं और मेरी वाइफ हम दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ हमने देखा ओवर कॉन्फिडेंस में हम चल दिए ऐसे कि चलो हम सामान लेके आते हैं। घर में हमें ध्यान था ये सामान हमें लेके आना, हो सकता है एक दो सामान हम भूल के आ गए और घर में आने के बाद हमें याद आ रहा, अरे यार ये तो मुझे लाना ही था, ये तो बहुत जरूरी था, मैं भूल गया, अरे अभी वापस जाऊँ क्या, अभी तो जा नहीं सकता, अभी मैं थक गया, अभी नहीं जा सकता। तो बेसिकली जब आप उसको लिख के लेके जाएंगे, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, एक चेकलिस्ट आपके पास में रहेगी, ये सामान खरीदना। वहाँ शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप उसको देखो, अच्छा ये कहाँ है, यहाँ से उठा के रख लो, ये वाला सामान कहाँ है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ रख लो, ये वाला सामान यहाँ से उठा के रख लो। तो ये चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपको याद भी दिलाता है कि भैया ये सामान आपको खरीदना है। तो ऐसे ही एक चेकलिस्ट, हम मास्टर चेकलिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, कि जो मास्टर चेकलिस्ट रहेगी जो कॉम्पिटिटिव बनाएगी, आपके प्राइस को, आपके एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाएगी। तो बेसिकली उस चेकलिस्ट में आपको बायर की कंट्री के क्या क्या रेगुलेशन है, अगर मैं अमेरिका में कर रहा हूँ वहाँ एफडीए लगता है कि तो वहाँ एफडीए पे टिक करके रखो कि वहाँ पे एफडीए रखना है, आपको एफडीए चाहिए। वहाँ पे और क्या क्वालिटी पैरामीटर चाहिए, अगर कुछ आपका क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट है तो वो टेस्ट रिपोर्ट वहाँ पे रखिए, ये टेस्ट रिपोर्ट वहाँ उस कंट्री में लगती है। तो क्या क्या आपको रखे, कोई आपका ईयू में कोई ऐसे ऑर्गेनिक चलेगा और इनऑर्गेनिक चलेगा, या फिर आपका कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई हायर केमिकल की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, या फिर कोई और उन्होंने रखी हुई है, कोई जैसे ईयू में जनरल प्रोडक्ट सेफ्टी डायरेक्टिव लगता है ना, जीपीएसपी लगता है, तो उसके तहत वो ठीक है काम कर रहा है कि नहीं, वैसी क्वालिटी मेरी है कि नहीं, तो वो आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, शिपमेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो शिपमेंट लोडिंग एंड लोडिंग, वो हमने जो लॉजिस्टिक की बात की थी, वो बेसिकली हमने लोकल लॉजिस्टिक यानी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी। यहां पे हम शिपमेंट लोडिंग अनलोडिंग की बात करें तो एक्सेल शीट में आपका थर्ड पॉइंट शिपमेंट लोडिंग अनलोडिंग हो जाता है। तो उसमें आप अपने खुद की मैन पावर आप यूज कीजिए, तो आपका पैसा भी बचेगा। और क्या, क्योंकि अगर आप देखिए शिपमेंट लोडिंग कराते करते, जो हम भी कई बार ये चीज फेस करते हैं, तो जो लोकल मैन पावर रहती है, जो लेबर रहती है, वो 2 घंटा शिपमेंट लोडिंग में 2 घंटा 3 घंटा लगा, उसके एक आदमी 1,000 1500 2,000 रुपए भी मांगता है कि सर हम अच्छे से लोडिंग करा देंगे, एक आदमी का 2,000 रुपए लगेगा। लेकिन जब आपके पास खुद की मैन पावर होगी और आपका कंटिन्यू ऑर्डर रहता है, तो लगभग 10,000 रुपए में 15,000 रुपए में एक बंदा पूरे महीना भर आपके लिए काम करता है, हर रोज डेली 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, तो बहुत ज्यादा सस्ता आपको पड़ता है। या फिर 2 आदमी अपने परमानेंट आप रख सकते हैं, फिर 1-2 लेबर आप जब जरूरत पड़ती है तो दब आप बाहर से हायर कर सकते हैं। तो शिपमेंट लोडिंग अनलोडिंग का आपको ध्यान रखना, किस तरीके से मैं अपना कंपिटिटिव बना सकता अपने प्राइस को, आप पैकेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपना लेबलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जो आपका बायर है, अगर उसने कुछ अपना पैकेजिंग और लेबलिंग को कुछ अपने बताया कि भाई सर मेरा पैकेजिंग जो है मेरे ब्रांड के नाम से होगा, तो उसी ब्रांड के नाम से, क्योंकि उसका बार बार खर्चा नहीं होगा। एक बार तो आपने पैकेजिंग की तो उसका कुछ कॉस्ट आया, तो आप तो अपनी कॉस्ट में उसको जोड़ोगे तो उसका प्राइस तो हाई हो जाएगा, और वहां पे उसके वेयरहाउस में जाएगा, बायर के वेयरहाउस में जाएगा, वहां पे जाके वो खुद से अपनी फिर से रिपीट वही काम करेगा, यानी अपनी पैकेजिंग और लेबलिंग अपनी कंपनी की लगाएगा, अपने ब्रांड की लगाएगा, तो अल्टीमेटली उसका डबल खर्चा हो जाएगा। तो कई बार इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो कई बार लोग करते हैं कि एक ही टाइप की वो पैकेजिंग लेबलिंग हो जाती है, यहीं पे हो जाती है, सोर्सिंग डेस्टिनेशन सोर्सिंग पे हो जाती है, और डेस्टिनेशन पे जब पहुंचती है तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कौन सा पॉलिथीन का पैकेजिंग यूज करना है, किस टाइप की पैकेजिंग करनी, कितनी क्वांटिटी की करनी, वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो आप इस तरीके से अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट चेकलिस्ट को आप कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। सीएचए का कितना फीस है, सीएचए कौन सा लेना चाहिए, 5-10 सीएचए को ऐसे निगोशिएट करके रखिए, उनके नाम लिख के रखिए, ये सीएचए यहाँ से रहने वाला, ये सीएचए यहाँ से रहने वाला, ये बंदा यहाँ से रहने वाला है, उनसे आप बात कीजिए, फैमिली रिलेशन उनसे बनाइए। जब उनसे रिलेशन अच्छे बनते हैं तो प्राइस भी कम करते हैं, आपको डिस्काउंट भी देते हैं। इस तरीके से आपके ट्रांसपोर्टेशन या फिर शिपमेंट लोडिंग अनलोडिंग जो है कॉस्ट आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं। फ्रेट चार्जेस आप निगोशिएट अपने कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। शिपिंग लाइन को अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लंबा है, आपको मालूम है कि मेरे नेक्स्ट ईयर में 2000 कंटेनर जाने वाले हैं या 500 कंटेनर जाने वाले, तो एक लमसम ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर उनको एआरसी कर सकते हैं, यानी एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपसे शिपमेंट लूंगा और मेरा प्राइस ये फिक्स होगा।
कंटेनर का प्राइस बढ़े या कम हो वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरा डिसीजन, मेरा जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इस प्राइस पे बन रहा है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप अपना बना सकते हैं, 1 साल 5 साल इस तरीके से लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की बायर्स हिस्ट्री रिकॉर्ड, तो बायर की हिस्ट्री भी आपको जाननी रहेगी कि बायर जो है जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं वो बेसिकली उसका हिस्ट्री कैसा है, उसका सिबिल स्कोर कैसा है, वो पहले एडवांस में पैसा देता है या बाद में पैसे देता है, या लोगों के साथ फ्रॉड करता है, या फिर वो अच्छा बंदा है खराब बंदा, उसके रिलेशन कैसे है, उसका पर्सनल रिलेशन कैसा है, प्रोफेशनल रिलेशन कैसा है, उसको आप कितना जानते हैं, उसके साथ में आप अच्छे से रिलेशन कैसे बनाए, कैसे वो डील करता है, किस प्रोडक्ट में डील करता है, पेमेंट कैसे करता है, वो इनकोटर्म क्या पसंद करता है, कितना कौन सी इनकोटर्म कौन सी पेमेंट टर्म यूज करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है, बायर का बिहेवियर क्या है, पूरा उसमें चेकलिस्ट में आप लिख के रखिए। ये आपको मदद करेगी आपका प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, मेड योर ट्रांसपोर्टेशन इजी, तो इजी ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए क्या है, 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज थ्रू सी, तो आप शिपमेंट के सहारे ही करें, क्योंकि जो बाय एयर अगर आपको 1 लाख रुपए या 12 लाख रुपए लग रहे हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो 1 लाख रुपए ही लगेंगे शिप में, यानी शिप से बाय एयर लगभग 10 to 12 परसेंट नहीं 10 to 12 टाइम ज्यादा लगता है। अगर यहाँ शिप में 1 रुपये लग रहा है तो बाय एयर 12 रुपये लगेंगे। ये आप ध्यान में रखिए कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप कैसे इजी बना सकते हैं। और 20% बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर होता है, तो कौन सा आपको सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करेगा आपको कितना जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, या फिर आपका क्वांटिटी कितना, या फिर बायर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप उसको लिख के रखिए। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। बेसिकली रिस्क जो भी इन्वॉल्व रहता है, कंट्री रिस्क होता है, ह्यूमन मतलब पर्सनल कंपनी रिस्क रहता है, या बायर रिस्क रहता है कि बायर फ्रॉड तो नहीं, उसका सिबिल स्कोर कैसा है, वो एलसी में काम कर रहा है या फिर क्रेडिट दे रहा है, तो उसको रिस्क को आप ईसीजीसी का कवर लेके भी उसको मैनेज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आप ये कवर ले सकते हैं, जो कि आपको पेमेंट गारंटी देती है कि भैया बायर पैसा दे या ना दे, उसका पैसा हम आपको देंगे, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। दोनों कंट्री के साथ में रिलेशन कैसे है, उनका पॉलिटिकल लिंक कैसा है, ऐसा तो नहीं कि भाई दो कंट्री में वार हो रही है, या दो कंट्री में कुछ रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक क्या कंडीशन है, पॉलिटिकल क्या कंडीशन है, वहां पे गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं, वो सब भी आप एनालिसिस करके रखिए। आपको कंपिटिटिव बनाने में, आपको प्राइस कंपिटिटिव बनाने में आपको मदद करेगा। ये चेकलिस्ट आपकी मदद करेगी 100%। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।